नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन ग्लैंड की। क्या होता है समझें। तो हमारे शरीर में जितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं, इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में शुरू करते हैं। तो समझें, कुछ ग्रंथियां ऐसे होती हैं जिनसे उत्पन्न होने वाले हार्मोनों को रक्त में नहीं मिलाया जाता और नलियों द्वारा लक्ष्य अंग तक लाया जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं यकृत। यकृत से पित्त रस पैदा होता है। यह पित्त रस पित्ताशय में जाता है। पित्ताशय से जो पित्त नली है वो उस पित्त रस को ग्रहणी तक लाती है। तो जिसमें नलियों द्वारा अपने स्राव को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है, ऐसी ग्रंथियों को बाह्य स्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड या नलिका युक्त ग्रंथियां, डक्ट विथ ग्लैंड इसको कहते हैं। क्लियर। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपने स्राव को, मतलब अपने से जो हार्मोन पैदा होता है वो बिना किसी नलियों के सीधे ही रक्त में डाल देती हैं, मतलब इसमें नलियां नहीं होती। तो ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा होता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बिना किसी नलियों के, बिना किसी लक्ष्य अंग के सीधे ही रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त जिस प्रकार पूरे शरीर में परिसंचरित होता है, सर्कुलेट होता है, वैसे ही वो हार्मोन उस रक्त के साथ साथ शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलियों के द्वारा अपने स्राव को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, और जो बिना नलियों के अपने स्राव को सीधे रक्त में डाल देती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में होती कौन कौन सी हैं और शरीर में कहाँ स्थित होती हैं, उसकी शरीर में स्थिति के बारे में प्रश्न आता है। कौन सी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है, पहला प्रश्न ये। दूसरा, इन ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, दूसरा प्रश्न। इन हार्मोन्स का क्या काम है, तीसरा प्रश्न। हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अगर हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो क्या होता है। ये चार प्रकार के प्रश्न प्रत्येक ग्रंथि से पूछते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में सभी प्रकार की ग्रंथियों के नाम, उसकी स्थिति और एक हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जिसके बारे में अपन डिटेल अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो समझे, अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत 10 ग्रंथियां होती है। ये 10 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं समझें। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल ग्लैंड, 3 ग्रंथियां, ये तीनों मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इसके बाद थायराइड और पैराथायराइड, ये ग्रीवा क्षेत्र मतलब गर्दन में पाई जाती हैं। थाइमस वक्ष गुहा में, छाती में पाई जाती है, दोनों फेफड़ों के मध्य। इसके बाद अग्नाशय, अधिवृक्क या एड्रिनल, अंडाशय, ये तीनों ग्रंथियां उदर गुहा में पाई जाती हैं। और लास्ट में लिखा है वृषण, जो कि उदर गुहा के नीचे लटके रहते हैं। इस प्रकार ये टोटल 10 ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्थिति के बारे में क्लियर हो गया होगा। प्रश्न कैसे आता है, शरीर में स्थिति के आधार पर निम्न में से कौन सी ग्रंथि अन्य से भिन्न है, और ऑप्शन में आ जाए पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या थाइमस। तो ये तीनों ग्रंथियां स्थिति के आधार पर मस्तिष्क में पाई जाती हैं और थाइमस वक्ष गुहा में पाई जाती है। तो स्थिति के आधार पर कौन सी ग्रंथि भिन्न है, थाइमस। आगे समझ में, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस तीनों मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियां है। ठीक। ग्रीवा क्षेत्र में गर्दन में 2 ग्रंथियां पाई जाती है। जो मैंने ये एच आकार का नीले रंग का बनाया है वो तो थायराइड ग्रंथि है, और उसके अंदर मैंने 4 डॉट लगाए हैं। ये 4 डॉट पैराथायराइड ग्लैंड कहलाती है। ठीक। तो दोनों ही कहां पाई जाती है, गर्दन में। इसके बाद गर्दन से नीचे आते हैं तो छाती वाला, वक्ष गुहा वाला भाग। वक्ष गुहा में ये मैंने लाल फूल जैसी जो आकृति बनाई है उसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। यह वक्षीय है, छाती वाले भाग में पाई जाती है। इसके बाद मैंने हरे रंग की पतली सी लाइन की है, वो डायफ्राम है। डायफ्राम वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है। यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना बनाई है, उसको अग्नाशय या पेनक्रियास कहते हैं।
ये अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। लेकिन अग्नाशय में 1% कोशिकाएं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहलाती है। यह लैंगरहैंस जो आइसलैंड है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो है वो अंतःस्रावी का काम करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो यहाँ पर हमें पूरा अग्नाशय नहीं पढ़ना है, लैंगरहैंस दीपिकाओं में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, उनसे कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं वही पढ़ना है। बाकी अग्नाशय का 99% भाग जो होता है वो तो बाह्य स्रावी होता है, 1% भाग अंतःस्रावी होता है लैंगरहैंस दीपिका। क्लियर? चलो, इसके बाद ये दोनों मैंने बनाई है किडनियां, मतलब वृक्क या गुर्दे। इसके ऊपर लाल रंग की टोपीनुमा जो संरचना है, इन टोपीनुमा संरचनाओं को अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यह भी उदर गुहा पाई जाती है, अंतःस्रावी है। इसके नीचे आ जाओ तो मैंने ये मादा जनन तंत्र बनाया है जिसमें लाल रंग के दो गोले बनाए हैं। ये दोनों अंडाशय हैं। यह नर में नहीं पाए जाते, मादा में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अंडाशय या ओवरी मादा में पाई जाती है। क्लियर? और उदर गुहा के नीचे लटके हुए जो भाग दिख रहे हैं वो वृषण या टेस्टिस कहलाते हैं। यह केवल नर में पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। इसका मतलब अंडाशय और वृषण इन दोनों को छोड़ दें तो ये जो 8 ग्रंथियां हैं वो नर और मादा में समान रूप से पाई जाती हैं। अंडाशय मादा में पाए जाते हैं और वृषण नर में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव में 9 ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक? तो ये तो हो गई इनकी स्थिति के बारे में प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है, कोई भी एक प्रश्न जरूर आएगा। आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली ग्रंथि हमारी है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस क्या है समझे। तो आओ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है समझे। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी ही अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सर्वोच्च जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है, इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पहला। दूसरा इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी जितनी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन स्वयं मास्टर ग्रंथि को जो नियंत्रित करता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। तो मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, उसको नियंत्रित करता है, उसका जो मास्टर है वो है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम। तीसरा इसका नाम है बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ये नाम वही है जो सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से कौन सी ग्रंथि को जाना जाता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। क्लियर? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है? तो उसकी क्रियाविधि का नाम है पुनर्भरण प्रक्रिया या पुनर्भरण क्रियाविधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वो समझे। अब ये किस प्रकार नियंत्रण करता है वो समझे। इसको समझने के लिए कौन कौन से हार्मोन पैदा करता है वो नाम आपको याद रखने हैं। तो हाइपोथैलेमस द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन, 2 हार्मोन नहीं 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो प्रेरक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा निरोधी हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या है समझे। प्रेरक हार्मोन का मतलब होता है कि किसी भी ग्रंथि द्वारा हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको प्रेरक हार्मोन कहते हैं, और किसी भी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोन के स्राव को कम करने वाले जो हार्मोन है उसको इनहिबिटरी या निरोधी हार्मोन कहते हैं। कैसे काम करता है देखिए। जैसे हमारे रक्त में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का काम कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि अपना हार्मोन का स्राव तब करेगी जब मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड उसको आदेशित करेगा।
अब मास्टर ग्लैंड उसको तब आदेशित करेगा जब हाइपोथैलेमस उसको कहेगा मास्टर ग्लैंड को तब, यानी इसको ऐसे समझें। यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रक्त से पता चला, मतलब जैसे ही ब्लड सर्कुलेट होकर मस्तिष्क तक जाता है तो हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की ब्लड में कमी है। जैसे ही उसको पता चलता है तो हाइपोथैलेमस द्वारा एक विशेष हार्मोन का स्राव होता है। उस हार्मोन का नाम है TSHRH। समझा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। ये हार्मोन किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने बनाया। जैसे ही हाइपोथैलेमस TSHRH का स्राव करता है तो तुरंत इस हार्मोन के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे कौन सक्रिय हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सक्रिय होते ही पीयूष ग्रंथि को आदेश हो गया कि फटाफट थायराइड ग्रंथि को कहो कि वो थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि को आदेशित कर दिया। पीयूष ग्रंथि TSH थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को स्राव करेगी। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रक्त में गया तो थायराइड ग्लैंड को पता चल गया कि हाँ अब मुझे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो TSH के प्रभाव से, TSH की मात्रा रक्त में बढ़ने से थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड को पता चल गया कि अब मुझे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना शुरू कर देना चाहिए, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है रक्त में तो यह सूचना फिर हाइपोथैलेमस को चली जाएगी। तो हाइपोथैलेमस को पता चल गया कि रक्त में जितनी मात्रा में थायरॉक्सिन चाहिए उतना आ चुका है, तो वो तुरंत दूसरा हार्मोन पैदा करता है। कौन सा? TSH। अब दूसरा हार्मोन पैदा करता है TSHIH। IH मतलब क्या? इनहिबिटरी हार्मोन, निरोधी हार्मोन। जैसे ही TSHIH पैदा करता है तो पीयूष ग्रंथि को पता चल जाता है कि अब TSH का स्राव नहीं करना है, तो पीयूष ग्रंथि TSH हार्मोन के स्राव को बंद कर देती है। जैसे ही यह बंद कर देती है तो थायराइड ग्रंथि को पता चल जाता है कि अब मुझे भी अपना स्राव रोक देना है। तो इस प्रकार थायराइड ग्रंथि अब थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव वापस बंद कर देती है। इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को पुनर्भरण प्रक्रिया या फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब ब्लड में हार्मोन की मात्रा, कौन से हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, कौन से हार्मोन की मात्रा कम है, उसके आधार पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेशित करता है किसी न किसी हार्मोन के स्राव से। जैसा आदेश हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि को मिलता है वैसे हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि करता है और संबंधित ग्रंथि को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो इस प्रकार की क्रियाविधि को फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्भरण प्रक्रिया कहते हैं। परीक्षा में आता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस किस क्रियाविधि द्वारा कार्य करता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्भरण प्रक्रिया। अगर हार्मोन पैदा करना है, अगर हार्मोन का स्राव करना है तो धनात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया, और अगर हार्मोन के स्राव को कम करना है तो ऋणात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, इस क्रियाविधि द्वारा यह हार्मोन या यह ग्रंथि काम करती है। तो अगर किसी भी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को बढ़ाना है तो प्रेरक या रिलीजिंग हार्मोन पैदा होंगे, और किसी भी हार्मोन के स्राव को कम करवाना है तो निरोधी हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन का स्राव होता है। इस प्रकार हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है, और इसी क्रियाविधि के द्वारा वो सभी प्रकार की ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।